हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल सेट प्रैक्टिस जीके साइंस और करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीपीएससी बिहार एसएससी पीटी और मेंस दोनों एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा पीटी और मेंस दोनों एग्जाम के लिए बिहार सिविल कोड जो आगामी बिहार का वैकेंसी है उसको पूरा करना है, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आपको बता दें हर सब्जेक्ट से हम आपको क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं और इसका सॉल्यूशन भी पूरा करने का कोशिश करते हैं। और ये सेट नंबर 77 है। इससे पहले का सेट भी अगर आपको देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। वहां से डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप सभी सेट प्रैक्टिस का पीडीएफ के रूप में सॉल्यूशन किया हुआ और विदाउट सॉल्यूशन किया हुआ भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं और खुद से उसका रिवीजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस केसरिया कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ऐसा लगता है वीडियो देखने के बाद कि दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल होता है और काफी नॉलेजेबल वीडियो अगर होता है तो आप इसे शेयर भी कर दिया कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? इडुक्की बांध जो है वो पेरियार नदी पर बनाया गया है, केरल राज्य में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। पेरियार नदी पर केरल राज्य में इडुक्की बांध परियोजना स्थित है। ध्यान देंगे, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर निर्मित है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। महानदी पर हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है। कहां? उड़ीसा में स्थित है और यह दुनिया का सबसे लंबा बांध है। कृष्णा नदी पर स्थित बांध की अगर बात करेंगे तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध परियोजना, अलमाटी बांध परियोजना, श्रीशैलम परियोजना और तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। क्लियर? तो ये भी लिख लेंगे आप, नागार्जुन सागर बांध परियोजना, नागार्जुन सागर बांध परियोजना। इसके अलावा ध्यान रखेंगे अलमाटी बांध, अलमाटी बांध और भी याद रखेंगे श्रीशैलम परियोजना, श्रीशैलम परियोजना। इसके अलावा भी याद रखेंगे तेलुगु गंगा परियोजना, तेलुगु गंगा परियोजना। ये सभी जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट है घाट प्रभा नदी। ये घाट प्रभा नदी पर हिडकल परियोजना कर्नाटक में स्थित है। हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफ्रीका में है विक्टोरिया जलप्रपात और यह विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो अफ्रीका में जैम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। ध्यान रखेंगे, यह विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। और यह भी ध्यान रखेंगे विक्टोरिया जलप्रपात की टोटल ऊंचाई 108 मीटर ऊंचा है जो जैम्बेजी नदी पर बनाया गया है। क्लियर? ध्यान देंगे, अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन करने वाला जो बांध है वो है करीबा बांध और ये भी जैम्बेजी नदी पर स्थित है। जैम्बेजी नदी पर एक और याद रखेंगे, करीबा बांध, करीबा बांध इसी जैम्बेजी नदी पर स्थित है और यह करीबा बांध जो है वो दुनिया का सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन करता है। क्लियर? इसके अलावा भी नदियों में याद रखेंगे, जैम्बेजी के अलावा नाइजर, जायरे, ऑरेंज, लिम्पोपो नदियां, ये सभी, इसके अलावा लिम्पोपो नदियां, ये सभी जो है अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियों में से शामिल होता है। क्लियर? जैम्बेजी व लिम्पोपो नदी हिंद महासागर में जाकर मिलती है। लिम्पोपो नदी जो है अफ्रीका की, वह मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी जो है वो भी अफ्रीका में है, जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। कांगो नदी को ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, कांगो नदी या जायरे नदी। तो कांगो या जायरे नदी जो है वो बढ़िया से पहले लिख लेते हैं, कांगो या फिर इसी को जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भू
मध्य रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। क्लियर। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है, ध्यान रखेंगे। क्लियर। इतना याद रखेंगे। नील नदी जो है ऑप्शन नंबर सी में, नील नदी जो है इस बार आसवान बांध बनाया गया है, आसवान बांध मिस्र में बनाया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। इसके अलावा मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखित पुस्तक को ध्यान रखेंगे तो केवल याद रखने के लिए याद रखेंगे कूली, टू लिव्स एंड अ बियॉन्ड, मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखित पुस्तक है। जबकि खुशवंत सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक में ध्यान रखेंगे दिल्ली, ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वुमेन, ये सभी खुशवंत सिंह के द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम जो है वो है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी में। ये भारतीय नहीं थे, एनी बेसेंट भारतीय मूल की नहीं थी, लेकिन कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ही रही थी, जो 1917 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जो 1917 ईस्वी में 33वां कांग्रेस का अधिवेशन था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, 1917 ईस्वी में कलकत्ता 33वां कांग्रेस का अध्यक्ष किए थे एनी बेसेंट, जो पहली महिला थी। यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आंसर आता है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 41वें अधिवेशन की अध्यक्षता कानपुर में 1925 ईस्वी में की थी। 41वें कानपुर में 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था, जो पहली भारतीय महिला रही थी। क्लियर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर यदि जो बात किया जाए तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। क्लियर। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो की गई थी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, जिसे WC बनर्जी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? अवमूल्यन कहने का मतलब है कि सरकार के द्वारा अपनी मर्जी से मुद्रा के मूल्य में कमी कर देना अवमूल्यन कहलाता है, डिवैल्यूएशन कहलाता है। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है जब कभी भी निर्यात को बढ़ावा देना होता है तो सरकार के द्वारा अवमूल्यन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अवमूल्यन को अपनाया जाता है। क्लियर। अब ध्यान देंगे, भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन अभी तक 3 बार किया गया है। पहली बार 1949 ईस्वी में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था 20 सितंबर के दिन, 20 सितंबर 1949 ईस्वी में। दूसरी बार जब अवमूल्यन किया गया तो 6 जून 1966 ईस्वी को दूसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ और तीसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन जो है वो 1 जुलाई 1991 ईस्वी को किया गया था। 1991 ईस्वी को इन 3 बार अभी तक भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च अच्छा एक बात और, मुद्रा के अवमूल्यन करने से निर्यात में तो बढ़ावा मिलता है, लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे
अवमूल्यन का शाब्दिक अर्थ यह भी होता है कि घरेलू मुद्रा के बाह्य मुद्रा में घरेलू मुद्रा के मूल्य में बाह्य मूल्य की कमी कर देना। घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी कर देना ही अवमूल्यन कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि घरेलू मुद्रा के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे था वैसे चल रहा था, अभी भी चल रहा है, लेकिन बाह्य मूल्य में, घरेलू मुद्रा के ही बाह्य मूल्य में कमी कर देना कहलाता है अवमूल्यन। यानी जब आयात निर्यात जब अब होगा, मुद्रा जब विदेशों में जाएगा तो उसके मूल्य में कमी कर दिया जाता है, बाहरी रूप से कमी कर दिया जाता है, लेकिन आंतरिक मुद्रा के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर? जिससे निर्यात को बढ़ावा मिल जाता है और ऐसे स्थिति में बैलेंस हो जाता है इकोनॉमिक्स। उसके बाद फिर अवमूल्यन को समाप्त कर दिया जाता है। अभी तक 3 बार 20 सितंबर 1949 ईस्वी को पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, दूसरी बार 2 जून 1966 ईस्वी को और तीसरी बार 3 जुलाई 1991 ईस्वी को। हालांकि 1991 ईस्वी में 2 रूपों में मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। उच्च न्यायालय अधिनियम या उच्च न्यायालय एक्ट 1861 ईस्वी में, हाई कोर्ट एक्ट 1861 ईस्वी में किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हाई कोर्ट एक्ट को पारित किया गया था 1861 ईस्वी में, जिसके तहत ही 1862 ईस्वी में 3 जगह उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में। क्लियर? 1800 इस एक्ट के तहत, हाईकोर्ट एक्ट 1861 ईस्वी के तहत भारत में 3 जगह, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में, इन तीनों जगह एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्लियर है? उच्च न्यायालय की चर्चा भारतीय संविधान के, हाईकोर्ट की चर्चा भारतीय संविधान के भाग, अगर बात किया जाए तो भाग 6 में, और अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य से संबंधित प्रावधान को किया गया है लागू? भारतीय संविधान के भाग 9 में कुल 13 अनुच्छेद के तहत, भाग 9 में अनुच्छेद 243 के क से लेकर न तक की चर्चा जो है, कुल 13 अनुच्छेद, कुल 13 अनुच्छेद जो है वह उपबंधित किया गया है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, जो भाग 9 के अंतर्गत शामिल किया गया पंचायती राज्य व्यवस्था को। पंचायती राज्य व्यवस्था त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था है भारत में, और इसे बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था। हालांकि इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वां संवैधानिक संशोधन के तहत। पंचायती राज्य व्यवस्था को 73वां संवैधानिक संशोधन, 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 ईस्वी के तहत जोड़ा गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है और भाग 9 में इसे दर्जित कर दिया गया है। ध्यान देंगे कि भारतीय संविधान का 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ। इसके बाद से पंचायती राज्य व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य जो हुआ वो कर्नाटक हुआ। यानी संवैधानिक दर्जा जब पंचायती राज व्यवस्था को मिला तो कर्नाटक पहला राज्य था जहां पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। इसके बाद क्लियर, लेकिन इसके पहले भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया, ऐसा नहीं है कि पंचायती राज व्यवस्था को नहीं लागू किया। तो पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू किया गया था। कहां? राजस्थान का नागौर जिला में, नौगौर में लागू किया गया था। क्लियर, राजस्थान का नागौर में। हालांकि 1959 ईस्वी में ही आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था को अपना दिया गया था या अपनाया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अशोक के शिलालेख की लिपि क्या थी?
अशोक का अभिलेख, सबसे पहली बात पढ़ेंगे अशोक का अभिलेख। अशोक का अभिलेख जो है वो 3 प्रकार का है। अशोक ने अपना अभिलेख को 3 रूपों में लिखा है। पहला जो अभिलेख है वो शिलालेख के रूप में, शिलालेख के रूप में, दूसरा स्तंभलेख, स्तंभलेख, और तीसरा गुहालेख या इसी को गुफा लेख कहा जाता है, जो गुफाओं में लिखा गया है। अब ध्यान देंगे अशोक के शिलालेख की कुल संख्या जो है वो 14 निर्धारित किया गया है, 14 की खोज किया गया है। स्तंभ लेख की संख्या जो है वो 7 है संख्या में स्तंभ लेख अशोक का, जो 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। गुहा लेख या गुफा लेख की संख्या का निर्धारण नहीं किया गया है। अब ध्यान देंगे अशोक के अभिलेख को सबसे पहले खोज जो किया गया था शिलालेख की खोज, तो इस शिलालेख की खोज सन 1750 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में पाद्रेती फैनथेलर, पाद्रेती फैनथेलर, फैनथेलर के द्वारा किया गया था, जो एक अंग्रेज थे। इसके द्वारा अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में किया गया था, शिलालेख की खोज। लेकिन इसको पढ़ने का श्रेय सबसे पहली बार, पढ़ने का श्रेय सबसे पहली बार जो किया गया जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा कब किया गया था, तो 1837 ईस्वी में सबसे पहली बार पाद्रेती जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय दिया जाता है। अशोक का अभिलेख 3 भाषाओं में, अभिलेख की हम बात कर रहे हैं, शिलालेख यहां क्वेश्चन में शिलालेख पूछा है। अभिलेख को कुल 4 भाषाओं में लिखा गया है, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमेइक अभिलेख के रूप में लिखा गया है, भाषा के रूप में लिखा गया है। जिसमें से शिलालेख, अधिकतर शिलालेख जो है, अधिकतर शिलालेख जो है अशोक के, वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा ब्राह्मी, ग्रीक, खरोष्ठी और अरमेइक भाषा में भी अशोक का शिलालेख मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग भारत पर आक्रमण किया था, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय दिल्ली पर आक्रमण किया था। सन 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में। यह भी ध्यान रखेंगे, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, यानी तुगलक काल में ही तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण शुरू हो गया था। तैमूर लंग जो थे वह बाबर के पूर्वज माने जाते हैं। तैमूर लंग के आक्रमण से तुगलक वंश का धीरे धीरे कमजोरीकरण शुरू हो जाता है। बाद में जाके तैमूर लंग अपने विजय प्रदेश का, जो भी भारत में विजित प्रदेश किया, विजय किया, उस पर उसका राज्यपाल खिज्र खां को बनाकर वापस लौट गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटूर्स रेखा क्या दर्शाती है? तो कंटूर्स रेखा जो है वो समुद्र तल से समान क्षेत्र को दर्शाने वाली रेखा को ही कंटूर्स लाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो समुद्र तल से समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा या समुद्र तल से बराबर ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा कंटूर्स लाइन के नाम से जानी जाती है। बर्फ गिरने के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली जो रेखा होती है उसे आइसोफोनिक कहा जाता है। आइसोफोनिक कहा जाता है। सूर्य ताप की समान अवधि वाले स्थान को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे आइसोहेल कहा जाता है। आइसोहेल कहा जाता है। और चुंबकीय झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को कहा जाता है आइसोगोलन। आइसोगोलन कहा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? अगर ये वीडियो ऐसा लगता है कि यूजफुल है तो शेयर भी इसे कीजिएगा, लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए हम आपको करके दे रहे हैं।
और इससे बिहार से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाए हैं, बिहार स्पेशल वीडियो जो बनाए हैं, उसको एक बार एग्जाम से पहले रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या होती है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा जो है वो है रैंड। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। पीसो जो है आंसर ए ऑप्शन में पेसो है। पेसो जो है वो फिलीपींस की मुद्रा है। फिलीपींस की मुद्रा पीसो है, जबकि लेवा जो है वो बुल्गारिया की मुद्रा है। बुल्गारिया की मुद्रा है लेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी, बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो है रोजर बिन्नी, जो कि 36वें अध्यक्ष हैं। और यह सौरभ गांगुली के बाद 36वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। इसके पहले सौरभ गांगुली जो थे वो 35वें अध्यक्ष थे बीसीसीआई के। क्लियर? ध्यान देंगे बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष भी तो रेमन यूस्टेंट ग्रोट गोवन थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएसएनएल के पुनरुद्धार हेतु केंद्र सरकार ने कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो कितनी राशि? 1.64 लाख करोड़ की राशि देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई कृत्य अपराध नहीं है यदि वह किया जाता है आयु के आधार पर। कितने आयु में अगर कोई कृत्य किया जाता है, कोई कांड किया जाता है, कोई अवैध कार्य किया जाता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। तो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे के द्वारा अगर कोई भी कृत्य किया जाता है तो भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी की धारा 82 के अनुसार कोई अपराध नहीं माना जाएगा अगर कोई बच्चा 7 वर्ष या उससे कम आयु का है तो। क्लियर? लेकिन 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का बच्चा है और उसके द्वारा कोई कृत्य या कोई अपराध किया जाता है तो भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी की धारा 82 के तहत उसे अपराध माना जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी और धारा 82 के अनुसार वह एक दंडनीय अपराध होगा अगर 7 वर्ष या इससे अधिक आयु का बच्चा कोई अपराध करता है तो। लेकिन उससे कम आयु का बच्चा अपराध करता है तो उसे दंड नहीं माना जाएगा। यह भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी में धारा 82 के तहत कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है तो न्यायपालिका द्वारा विधायी अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच तथा न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना, ये दोनों ही न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की चर्चा अमेरिका के संविधान से किया गया है। इसका मतलब है कि न्यायपालिका के द्वारा विधायी अधिनियम यानी विधायिका के द्वारा बनाया हुआ या कार्यपालिका के द्वारा बनाया हुआ कोई भी अधिनियम, कोई भी एक्ट, कोई भी कानून जब बनाया जाता है तो वह अवैधानिक न हो, आम जनता पर उसका विपरीत प्रभाव न पड़ेगा, इसका पुनर्निरीक्षण किया जाता है न्यायपालिका के द्वारा। इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। ध्यान देंगे न्यायिक समीक्षा जो है वह कई भारतीय संविधान में कई अनुच्छेदों के तहत लागू किया जाता है। जैसे अनुच्छेद 372 का एक है, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण किया जाता है, न्यायिक समीक्षा किया जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत भी न्यायिक समीक्षा किया जाता है। अनुच्छेद 131 और 136 के तहत, 137 के तहत भी किया जाता है। 216 के तहत 226 अनुच्छेद के तहत, 251वें अनुच्छेद के तहत, 254 अनुच्छेद, 246 का 3 अनुच्छेद और 245 अनुच्छेद, ये सभी अनुच्छेद जो है वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लेते हैं। ध्यान देंगे न्यायिक समीक्षा के लिए निम्नलिखित आधार का होना बहुत ही जरूरी होता है। पहला तो 2 इधर हो गया, फिर संविधान के प्रावधान के विरुद्ध होने के आधार पर कोई भी संविधान के प्रावधान के विरुद्ध अगर यदि जो कानून लागू हो गया है कार्यपालिका या विधायिका के द्वारा तो ऐसे में न्यायपालिका के द्वारा न्यायिक समीक्षा किया जाएगा। दूसरी बात, किसी प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के आधार पर भी और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर भी न्यायिक समीक्षा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण का सही क्रम क्या होता है? तो सबसे पहले
शुरुआत से देखेंगे तो सबसे पहले जो ब्लड होता है वो हमारे फेफड़ा से महाशिरा में जाता है। जो प्योर ब्लड होता है वो फेफड़ा में, प्योर ब्लड जो होता है, शुद्ध रक्त जो होता है वो पहले महाशिरा में जाता है। सबसे पहले महाशिरा में जाता है। उसके बाद होता है दायां अलिंद, उसके बाद दायां नीलय में जाता है, उसके बाद फुफ्फुसीय धमनी में जाता है, उसके बाद फेफड़ा में जाता है, उसके बाद फुफ्फुस शिरा में जाता है, उसके बाद बायां अलिंद में जाता है, और बायां अलिंद के बाद बायां नीलय में जाता है, फिर महाधमनी में, फिर धमनी में, फिर छोटी धमनियों में, और उसके बाद कोशिका में जाता है। इस प्रकार से रुधिर परिसंचरण तंत्र चलता रहता है। क्लियर? रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। क्लियर? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो एक ऊर्जा की इकाई के तौर पर इसे दर्शाया जाता है। इतना भी ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यही इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की अगर बात करेंगे तो ये भी नोटिफाई करेंगे, 9.109 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। 9.109 × 10⁻31 किलोग्राम के बराबर इसका द्रव्यमान होता है। जबकि इसके आवेश की बात किया जाए तो -1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम्ब के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की अगर बात करेंगे तो -1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम्ब के बराबर होता है। अब ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा? जे थॉम्पसन नामक विद्वान के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा के परागन को क्या कहा जाता है? तो हवा के परागन को एनीमोफिली कहा जाता है, जबकि जल द्वारा परागन को हाइड्रोफिली के नाम से जाना जाता है। परागन यानी पॉलिनेशन क्या होता है? जब पराग कण को पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचा जाता है तो इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को परागन यानी पॉलिनेशन कहा जाता है। पॉलिनेशन जो होता है दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है स्वपरागन और क्रॉस मतलब होता है पर परागन। तो ये जो एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है वो पर परागन होता है। हवा के द्वारा परागन मतलब पर यानी दूसरे के द्वारा परागन। पौधा खुद से परागन नहीं कर रहा है, ये दूसरे किसी माध्यम का प्रयोग करके जब परागन होता है तो इसे पर परागन यानी क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। तो हवा के द्वारा जो परागन हुआ वो एनीमोफिली कहलाता है, जबकि जल द्वारा परागन को हाइड्रोफिली के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के पर परागन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। जैसे घोंघा के द्वारा अगर परागन हो गया तो उसे मैल्कोफिली कहा जाता है। लिख लेंगे थोड़ा, घोंघा द्वारा तो मैल्कोफिली कहा जाता है उसे। जबकि अगर ध्यान देंगे कीट द्वारा परागन हुआ है तो एंटेमोफिली, कीट द्वारा परागन तो एंटेमोफिली कहा जाता है। मनुष्य द्वारा परागन हुआ है तो एंथ्रोफिली, मनुष्य द्वारा परागन तो एंथ्रोफिली। क्लियर? ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा निम्नलिखित में से किस यौगिक का शोधन किया जाता है? ऊर्ध्वपातन प्रोसेस जब आया है, सब्लिमेशन प्रोसेस आया है तो थोड़ा सा समझेंगे सब्लिमेशन क्या होता है। तो ऊर्ध्वपातन उसे कहा जाता है जब कोई भी पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। लेकिन जब कोई वैसा पदार्थ जो ठोस अवस्था में है और उसे जब गर्म किया जाता है तो दूसरा वाला जो अवस्था होता है ठोस है, द्रव्य है और गैस है, यही पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है। अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है और उस पर उष्मा दिया जाए, ताप दिया जाए, तो ऐसे स्थिति में यह द्रव्य अवस्था में न बदल के डायरेक्ट ठोस अवस्था में अगर बदल गया है तो ऐसे पदार्थ को ही ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहा जाता है। और ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा ऐसे पदार्थों को
शुद्ध किया जाता है, शोधन किया जाता है। क्लियर? तो इसके अंतर्गत आता है बेंजोइक एसिड, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होता है। इसके अलावा भी अमोनियम क्लोराइड होता है, कर्पूर होता है, आयोडीन होता है। ये सभी जो होता है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा इसे शोधन किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाले सतह के रूप में प्रयुक्त होता है उसे टेफ्लॉन कहा जाता है, जिसे नॉन स्टिक बर्तन पर लगाया हुआ ऊपर से परत जो होता है उसे ही कहा जाता है टेफ्लॉन। क्लियर? जो बर्तनों पर नहीं चिपकने वाली सतह के रूप में कार्यरत होता है या कार्य करता है। टेफ्लॉन को ही पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन के नाम से भी जाना जाता है, यह भी ध्यान रखेंगे। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, एथिलीन के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो हुबली धारवाड़ शहर में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन जो है वो 1505 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म होगा, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, ये तो शहर हो गया हुबली धारवाड़ शहर, जबकि ध्यान रखेंगे रेलवे स्टेशन के तौर पर श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन, श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन कितना मीटर लंबा? 1505 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म होगा, जो इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ली क्यांग जो है वो चीन के नए प्रधानमंत्री है, जो कि ली केक्यांग के स्थान पर बनाए गए हैं या चयनित हुए हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो एक कैसी अर्थव्यवस्था है? तो ध्यान देंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब होता है कि पूंजीवादी और समाजवाद का समन्वयन होता है, यानी दोनों का मिश्रण होता है। या इसको और भी डिफाइन करेंगे तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होना, निजी प्लस सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होना, यही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या होता है? तो मिश्रित कृषि का मुख्य विशेषता होता है कि खेती के साथ साथ पशुपालन और फसलों की खेती एक साथ करना ही मुख्य रूप से मिश्रित कृषि कहा जाता है। तो पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना मिश्रित खेती का उदाहरण समझा जाता है। इसके अंतर्गत कुल बोई हुई कृषि क्षेत्र के न्यूनतम 20% क्षेत्र में चारागाह लगाना ही मिश्रित कृषि कहलाता है। बोई हुई कुल उत्पादन, जो बोई हुई कृषि के तौर पर, कृषि उत्पाद जो बोई गई और प्लस 20% भूमि पर चारागाह लगाना कहलाता है मिश्रित कृषि। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 23 जून 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ध्यान रखेंगे, 23 जून
1757 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच ये भी ध्यान रखेंगे, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच, सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जो बंगाल का नवाब था। ये भी ध्यान रखेंगे, सिराजुद्दौला के तरफ से भी भागीरथी नदी के तट पर यह प्लासी नामक गांव में हुआ था, जिस कारण से इसका नाम पड़ा है प्लासी का युद्ध। ये भी आप जानेंगे कि सिराजुद्दौला जो है, इसकी ओर से मीर मदन जो है वो सेनापति का नेतृत्व भूमिका निभाया था। सिराजुद्दौला के तरफ से सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था, तो मीर मदन ने किया था। मीर मदन ने किया था और अपने अंतिम सांस तक यह युद्ध में लड़ाई किया था। बाद में हालांकि सिराजुद्दौला को मुर्शिदाबाद में सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग द्वारा करवा दिया था। इतिहासकार का अगर माने तो मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सैन्य नेतृत्व किसने किया, रॉबर्ट क्लाइव ने, जबकि सिराजुद्दौला बंगाल के सैन्य, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, बंगाल के प्लासी के युद्ध में बंगाल का सैन्य नेतृत्व किसने किया था, तो मीर मदन के द्वारा किया गया था, जो सिराजुद्दौला की तरफ से सैन्य नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था, तो आपका सही आंसर होगा बी गिरी को चुना गया था। द्वितीय वरीयता मतगणना के द्वारा इसे चुना गया था 1969 ईस्वी में। ये भी ध्यान रखेंगे, 1969 ईस्वी में इन्हें बी गिरी को द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया था। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति का उल्लेख अनुच्छेद 54 में किया गया है, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की चर्चा जो है अनुच्छेद 55 के तहत किया गया है। जो निर्वाचन जो होगा वो निर्वाचक मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, तथा इस निर्वाचक मंडल में निर्वाचित सदस्य अर्थात संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है, सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्रा के अन्य नाम होते हैं। सांगपो जो है जहां से तिब्बत से ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल होता है, तो तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है तिब्बतियन भाषा में। जैसे ही यह भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है तो इसे दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। सांगपो का शाब्दिक अर्थ होता है युद्ध करने वाला, युद्ध करने वाला, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है तो इसे दिहांग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग कहा जाता है और तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। जबकि असम के निचली घाटी में, असम के निचली घाटी में इसी नदी को ब्रह्मपुत्र नाम दिया जाता है। ध्यान देंगे, यह पासी घाट के निकट, असम के निचली घाटी में पासी घाट के निकट जो सादिया के पास पड़ता है, दो सहायक नदी दिवांग और लोहित के मिल जाने से इसका नाम जो है वो ब्रह्मपुत्रा पड़ता है। किन दो नदी के मिल जाने से, ध्यान देंगे, दो नदी, एक मिलता है दिवांग और दूसरा लोहित, तो दिवांग प्लस लोहित नदी, ये दोनों नदी का संगम जब हो जाता है, कहां, ये भी ध्यान रखेंगे, सादिया में, असम के निचली घाटी सादिया में, सादिया में ये मिल जाता है दिवांग और लोहित से, तब जाके इसका संयुक्त नाम ब्रह्मपुत्रा कहलाता है। इस ब्रह्मपुत्रा नदी को हालांकि बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, और गंगा एवं जमुना की संयुक्त धारा जो होती है वो मेघना कहलाती है। जमुना और गंगा, इन दोनों की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है और मेघना के नाम से ही यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासलीला याओसंग लाई चराई हवा त्योहार किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। ये मणिपुरी लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार होता है। असमी लोग जो होते हैं
असमी लोग के द्वारा वो बिहू मनाया जाता है, बिछुआ मनाया जाता है, नर पूजा इत्यादि महोत्सव या त्योहार मनाया जाता है। जबकि करवी लोगों के द्वारा कर्मा नृत्य मनाया जाता है, जो झारखंड के लोगों के द्वारा मनाया जाता है, झारखंड के जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित होता है? टेबल टेनिस के खेल से स्वेथलिंग कप का संबंध होता है। फुटबॉल में रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप का संबंध होता है। जबकि शतरंज खेल में बिशप, गैम्बिट, चेकमेट, पॉन, ग्रैंड मास्टर इत्यादि शब्दावली को यूज किया जाता है। लॉन टेनिस में प्रमुख खेल जो शब्दावली होते हैं वो बैक हेड ड्राइव होता है, हाफ बॉली होता है, लेट फॉल्ट होता है, ड्यूस होता है, ये सभी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मुद्रा किसे कहा जाता है? हॉट मनी पढ़े हम लोग, हॉट मनी पढ़े, गरम मुद्रा पढ़े, दुर्लभ मुद्रा पढ़े, सुलभ मुद्रा पढ़े। काली मुद्रा कहां से आया? ब्लैक मनी। ब्लैक मनी का मतलब अवैध मुद्रा, जिस पर कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा है, चोरी छिपे इसको रखा जा रहा है, उसे ब्लैक मनी के नाम से जाना जाता है। इस पर आयकर नहीं दिया गया है, वो सारे मुद्रा को अवैध मुद्रा या काली मनी या ब्लैक मनी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे? 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव कहां पड़ता है? कर्नाटक में। बेलगांव कहां? कर्नाटक। बेलगांव अधिवेशन में 1924 ईस्वी महात्मा गांधी को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और एकमात्र ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन में बने थे। और इसी अधिवेशन में पहली बार हिंदी भाषा को दर्जा दिया गया था। क्लियर है? अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, 1916 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा लखनऊ में किया गया था। लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। जबकि 1905 ईस्वी में बनारस में अधिवेशन हुआ था। बनारस में अधिवेशन हुआ था और गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। 1934 ईस्वी में बंबई में अधिवेशन हुआ था और राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। बंबई में राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? इसमें 3 डेट आपको याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। बंगाल का विभाजन की घोषणा, दूसरा है बंगाल के विभाजन के बाद जब घोषणा हुआ तो यह प्रभावी हुआ। घोषणा के बाद क्या हुआ? पहले विरोध हुआ, उसके बाद प्रभावी हुआ। तो घोषणा, बंगाल विभाजन की घोषणा, दूसरा विरोध और तीसरा प्रभावी, और चौथा एक और याद रखेंगे, रद्द किया गया। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। तो घोषणा किया गया 19 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन के द्वारा घोषणा किया गया था। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। जबकि घोषणा होने के बाद बंगाल में जन विरोध उत्पन्न हुआ, जो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को जन विरोध हुआ। जबकि बंगाल विभाजन को जन विरोध के बावजूद भी प्रभावी कर दिया गया 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। जबकि बाद में जाके 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम जब भारत की यात्रा पर आए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में जॉर्ज पंचम, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ 1911 ईस्वी में, तो बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई और 1912 ईस्वी में इसे रद्द कर दिया गया। घोषणा हुआ रद्द करने की 1911 ईस्वी में, जबकि रद्द किया गया, ये तो घोषणा हुआ कि रद्द कर दिया जाए बंगाल विभाजन को, जबकि प्रभावी हुआ कब? तो 1912 ईस्वी में बंगाल विभाजन को प्रभावी कर दिया गया। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी रही है? इसका सही आंसर क्या होगा? बंगाल का विभाजन कब हो गया? 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष, क्योंकि राज्यसभा को वृद्धों का सदन कहा जाता है और इसकी उम्र सीमा निर्वाचित होने की 30 वर्ष है। क्लियर? जबकि विधानसभा की अगर जो पूछेगा या लोकसभा की, राज्यसभा यहां है तो लोकसभा की पूछेगा, संसद के 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा की निर्वाचित होने के लिए सदस्य की आयु 30 वर्ष, जबकि लोकसभा के निर्वाचित होने की सदस्य की आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए। लोकसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है, राज्यसभा को वृद्धों का सदन कहा जाता है। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पीएम गति शक्ति अंतर्गत आर्थिक विकास के 7 इंजनों में से एक नहीं है? तो उसमें संचार को शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। केंद्र सरकार पीएम गति शक्ति योजना जो है वो देश की अर्थव्यवस्था को गति देने की कोशिश में लगा हुआ है। गति शक्ति योजना का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स पर आने वाले खर्च को कम करना, कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ावा देना और सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने पर समय कम करने का पूरा प्रयास करना, यही पीएम गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का रैंक क्या रहा है? तो चलिए चलते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का यह 22वां संस्करण था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में यह 22वां संस्करण था। संस्करण जो कहां आयोजित किया गया? 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के बीच हुआ, बर्मिंघम ब्रिटेन में हुआ। बर्मिंघम इंग्लैंड में, यूके में इसका आयोजन किया गया। खेल की शुरुआत की घोषणा वेल्स के प्रिंस चार्ल्स के द्वारा किया गया था और इसके शुभंकर की अगर बात करेंगे तो पेरी इसका शुभंकर रहा था, जो एक बहुरंगी बैल था वहां का। इसका आदर्श वाक्य की बात करेंगे तो सभी के लिए खेल जो है इसका आदर्श वाक्य है। आदर्श वाक्य इसका है सभी के लिए खेल। सभी के लिए खेल जो है इसका आदर्श वाक्य रहा है। नए खेल जो इसमें शामिल किया गया था, 4 नए खेल को शामिल किया गया था। बास्केटबॉल, महिला T20 क्रिकेट, पैरा टेबल टेनिस और व्हील चेयर बास्केटबॉल जो है वो पहली बार इस राष्ट्रमंडल खेल का हिस्सा बना था। यानी 4 खेल को, नए खेल को शामिल किया गया था। चारों को याद रखेंगे, बास्केटबॉल, महिला T20 क्रिकेट, पैरा टेबल टेनिस और व्हील चेयर बास्केटबॉल को शामिल किया गया था। क्लियर? उद्घाटन समारोह के बारे में अगर पूछेगा तो भारतीय दल के ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह थे और PB सिंधु थे, जबकि समापन समारोह में ध्वजवाहक निकहत जरीन और अचंत शरत कमल को शामिल किया गया था। क्लियर? भारत का इस खेल में रैंक जो रहा वो 4थी रैंक भारत का रहा था, जिसमें भारत ने कुल 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक के साथ कुल 61 मेडल को प्राप्त किया था। भारत का स्थान देख लिया जाए तो स्वर्ण के मामला में 22 स्वर्ण पदक रहा, जबकि रजत पदक 16 की संख्या में, स्वर्ण पदक जो रहा वो 22 रहा और 16 की संख्या में रजत पदक रहा। इसके अलावा 23 गो कांस्य पदक के साथ कुल पदक जो रहा वो 61 पदक कुल टोटल रहा और 4थे स्थान पर रैंक रहा भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की अगर बात किया जाए तो ध्यान रखेंगे, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 में किया गया है। अनुच्छेद 233 में किया गया है। कहा गया है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाएगा। राज्यपाल से किया जाएगा तो किया जाएगा ही, लेकिन किसके परामर्श से? उच्च न्यायालय के
परामर्श से किया जाएगा। परामर्श लेकर ही संबंधित राज्य के जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाएगा। जिला न्यायाधीश जिला के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इसके नियंत्रण एवं अधीक्षण में जिला न्यायिक कार्यों का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायुक्त की स्थापना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य से जुड़ी हुई है? लोकायुक्त जो है वो महाराष्ट्र में सबसे पहली बार इसे स्थापित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, 1971 ईस्वी में महाराष्ट्र में इसकी स्थापना होती है। 1971 ईस्वी में। हालांकि देखा जाए तो लोकायुक्त अधिनियम ओडिशा विधान मंडल के द्वारा सन 1970 ईस्वी में पारित हुआ था। पारित हुआ लोकायुक्त जो पारित हुआ था वो ओडिशा विधान मंडल के द्वारा, ओडिशा विधान मंडल के द्वारा पारित हुआ था पहली बार। लेकिन यह वहां प्रभावी नहीं हुआ पहली बार। वहां जो प्रभावी हुआ ओडिशा में जो प्रभावी हुआ वह 1983 ईस्वी में प्रभाव में आया था, में लागू हुआ ओडिशा में। उसके पहले 1971 ईस्वी में महाराष्ट्र में ही यह लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं विद्युत का चालन करती है क्यों? क्योंकि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिस कारण से धातुएं जो है वो विद्युत का संचालन करती है। क्लियर? क्योंकि बाह्यतम कोश में धातु के परमाणु के बाह्यतम कोश में सामान्यतः 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं। यही कारण है कि धातुएं अन्य तत्व की अपेक्षा अधिक क्रियाशील भी होती है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति खूब मात्रा में पाई जाती है। क्लियर? शक्ति का बीमीय सूत्र क्या होता है? शक्ति बराबर क्या होता है? अगर ये समझ जाएंगे तो बीमीय सूत्र याद रह जाएगा। शक्ति बराबर होता है इकाई समय में किया गया कार्य। इकाई समय में किया गया कार्य को ही कहा जाता है शक्ति। क्लियर? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कार्य बट्टा समय बराबर होता है शक्ति। क्लियर? पावर। अब कार्य क्या होता है? तो बल गुना विस्थापन बराबर होता है मेरे द्वारा किया गया कार्य, विस्थापन बट्टा समय, यही होता है शक्ति। बल का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और गुना में विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर, और बट्टा में समय है तो सेकेंड हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, अगर डायमेंशन इसका लिखेंगे तो m मास कैगो है? एक है मास, तो m। l कैगो है? एक यहां पे है, एक यहां पे, तो l2, और t कैगो? एक यहां, दो ये, तो t-3 हो जाएगा। ml2 t-3 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का असामान्य घटक क्या होता है? मूत्र का असामान्य घटक इसमें दिए गए ऑप्शन के अनुसार एल्बुमिन होता है। मूत्र का सामान्य घटक और असामान्य घटक की बात कर लेते हैं। तो एक तरफ लिखते हैं सामान्य घटक और दूसरा तरफ असामान्य घटक मूत्र का। क्लियर? तो ध्यान देंगे, सामान्य घटक में क्या क्या आ जाता है मूत्र में, वो ध्यान रखेंगे। जल को रखा जाता है, सामान्य घटक में होता है। मूत्र में पाया जाता है जल, यूरिक एसिड पाया जाता है, यूरिक एसिड। तीसरा होता है यूरिया, सोडियम, यूरिया, सोडियम। इसके अलावा पोटेशियम, पोटेशियम। इसके अलावा क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन। ये सभी सामान्य घटक के अंतर्गत आते हैं। जबकि असामान्य घटक में आपसे क्वेश्चन पूछ देगा तो ग्लूकोज। ध्यान रखिएगा, ये सब सामान्य घटक कौन सा है और असामान्य घटक कौन सा है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। इसके अलावा कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडीज। इसके अलावा प्रोटीन, प्रोटीन को एल्बुमिन भी दे देगा, एल्बुमिन प्रोटीन।
तो ये असामान्य घटक हो गए। कहने का मतलब ये मूत्र में नहीं पाया जाता है और ये मूत्र में पाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर का बाल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि जो होती है वो प्रयुक्त होती है? तो प्राकृतिक रबर का बाल्कनीकरण जो होता है वो ध्यान रखेंगे कि वो कौन सा घटक होता है। तो प्राकृतिक रबर का बाल्कनीकरण करने की जो प्रयुक्त होती है, विधि जो होती है, प्रोसेस जो होता है, वो गंधक के साथ, सल्फर के साथ इसे गर्म करने का प्रोसेस होता है। बाल्कनीकरण जो होता है, रबर से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे कि टायर हो गया, जूते के सोल हो गया, बेल्ट हो गया, ये सभी बाल्कनीकरण के द्वारा ही बनाए जाते हैं। बाल्कनाइजेशन नाम अगर यदि जो देखा जाए कि किसने दिया था, तो रोमन अग्नि देवता बाल्कन के नाम पर इसका बाल्कनाइजेशन नाम पड़ा है। क्लियर। अब देखेंगे कि बाल्कनीकरण, रबर के बाल्कनीकरण के जनक के रूप में चार्ल्स गुडियर को जाना जाता है। गुडियर को जाना जाता है। रबर का बाल्कनीकरण का जनक जो है वो चार्ल्स गुडियर, चार्ल्स गुडियर को जाना जाता है। क्लियर। चार्ल्स गुडियर को जाना जाता है इसका जनक के रूप में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्यूज तार कैसा होना चाहिए? तो फ्यूज तार जो है वो उच्च प्रतिरोध होना चाहिए इसका, और निम्न गलनांक होना चाहिए, ताकि तुरंत जब जैसे ही विद्युत का तेजी से सप्लाई हो या अतिरिक्त वोल्टेज मिलना शुरू हो जाए तो उच्च प्रतिरोध रहेगा, जिसके कारण से गलनांक इसका कम हो जाएगा और वह परिपथ को तोड़ देता है, जिसके कारण से बोर्ड सप्लाई में लाइन नहीं पहुंच पाता है और बोर्ड जो होता है वो असुरक्षित होने से बच जाता है। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत होता है? तो 4% अधिकतम, 400% अधिकतम जूम करने की विधि होती है, जबकि न्यूनतम मान जो होता है जूम का वो होता है 10%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग डेटा के मुख्य घटक क्या क्या होते हैं? तो बिग डेटा के मुख्य घटक जो होते हैं वो मैप रिड्यूस, HDFS और BARN, ये सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी होता है। मैप रिड्यूस क्या होता है? तो कच्चे डेटा को लेता है और इसे अन्य कुंजी मूल्य डेटा संरचना में बदल देने की विधि होती है। HDFS क्या होता है? तो यह डेटा के भंडारण के साथ साथ मेटा डेटा को भी संभालता रहता है। क्लियर। जबकि BARN जो होता है, इसका कभी कभार फुल फॉर्म भी आपसे पूछ देता है, तो एक अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर होता है। अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज जो है 1875 ईस्वी में स्थापित किया गया था। किस स्टॉक एक्सचेंज के नाम से? तो ध्यान देंगे, यह स्टॉक एक्सचेंज BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से स्थापित किया गया था। BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से इसे स्थापित किया गया था, जो कि 30 प्रमुख शेयरों का ये प्रतिनिधित्व करता है। 30 शेयर का प्रतिनिधित्व करता है। अगर इस BSE का आधार वर्ष की बात करें, आधार वर्ष की अगर बात करें तो 1978 से 1979 ईस्वी रहा है। 1978 से 1979 इसका आधार वर्ष रहा है। BSE 200 भी यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 200 शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है और इसका आधार वर्ष 1989 से 1990 है। क्लियर। फिर आता है NSE 50, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 के रूप में स्थापित किया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 5500 कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है। क्लियर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक अगर इसका बात किया जाए, इसका
सूचकांक की बात किया जाए तो इसका सूचकांक सेंसेक्स कहलाता है, सेंसेक्स कहलाता है इसका सूचकांक। जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में किया गया था और इसका सूचकांक निफ्टी कहलाता है। इसका सूचकांक जो है वो निफ्टी कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरियोलिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? यह वायुमंडलीय दाब के अंतर के कारण उत्पन्न होता है। यह बात कोरियोलिस बल के अंतर्गत गलत कथन है। कोरियोलिस बल जो होता है वो ध्यान रखेंगे इसके कई पहलू होते हैं, कई विशेषताएं होते हैं, जैसे में यह अक्षांश के कोण के अनुक्रमानुपाती होता है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है यह ध्रुव पर अधिकतम होता है, ये भी सही है। और तीसरा यह भूमध्य रेखा पर बिल्कुल ही नहीं होता है, ये भी सही है। जबकि और भी ध्यान रखेंगे तो कोरियोलिस बल जो होता है यह बल उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी तथा उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटियों के निर्माण में सहायक होता है। जबकि महासागरीय धाराओं के दिशा परिवर्तन में भी कोरियोलिस बल जो होता है वो सहायक होता है। इसके अलावा कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर कोणीय आवेग के परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है, जिससे यह बल कम हो जाता है। तो इसके अंतर्गत नहीं आता है जो वह वायुमंडलीय दाब के अंतर के कारण उत्पन्न होता है, ये गलत बात है। आपका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्रावधि विकास लक्ष्य इसमें से नहीं है? तो सहस्त्रावधि विकास लक्ष्य के अंतर्गत कौन कौन है जो पहले ध्यान दे लेंगे। तो सहस्त्रावधि लक्ष्य जो है वो 8 इसको लक्षित किया गया है, 8 लक्ष्य निर्धारित किया गया है सहस्त्रावधि विकास लक्ष्य के अंतर्गत। कौन कौन से 8 लक्ष्य है जो ध्यान देंगे? चरम गरीबी और भूख से उन्मूलन होना, यानी अति दरिद्रता का उन्मूलन करना, ये शामिल है। दूसरा है प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण प्रवेश की उपलब्धि होना। तीसरा है लिंग समानता होना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चौथा है शिशु मृत्यु दर में कमी करना, चौथा है। पांचवा है मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। छठा है एड्स व मलेरिया जैसी बीमारियों के प्रसार पर रोक लगाना। सातवां है पर्यावरणीय स्थिरता और आठवां है विकास हेतु वैश्विक साझेदारी करना। ये सहस्त्रावधि विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत कुल 8 लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। ये भी आप ध्यान देंगे कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2000 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र सहस्त्रावधि लक्ष्य 2015 तक के लिए घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्रावधि जो है वो सन 2000 ईस्वी में से 2015 ईस्वी तक का निर्धारण किया गया था। इसमें कुल 8 लक्ष्य को लक्षित किया गया था, जो अभी आपको जुड़ा दिए हैं। उसके अलावा भी ध्यान देंगे संयुक्त राष्ट्र सहस्त्रावधि लक्ष्य की समाप्ति के पश्चात, यानी 2015 में जब इसका समाप्ति हो जाएगा तो लक्ष्य, इस लक्ष्य के स्थान पर सतत विकास लक्ष्य घोषित किया जाएगा। 2016 में सतत विकास लक्ष्य घोषित किया जाएगा और यह सतत विकास लक्ष्य जो होगा वो 2016 से 2030 तक लक्षित किया जाएगा। 2016 से 2030 तक लक्षित किया जाएगा और इसके अंतर्गत ध्यान देंगे कुल लक्ष्यों की संख्या जो है, लक्ष्य की संख्या जो है वो 17 निर्धारित किया जाएगा या किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो ये ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना या आजाद हिंद फौज कहेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध में ही या ग्रेट ब्रिटेन के विरोध में युद्ध किया था। आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा जापान के सहयोग से किया गया था। रास बिहारी बोस इस सेना के संगठन करता थे। आजाद हिंद फौज के गठन जो किया गया था, आजाद हिंद फौज जो बनाया वह किसके सहयोग से बना था? कैप्टन मोहन सिंह के मन का यह उपज था।
ये भी आप समझेंगे। प्रथम डिवीजन की खोज, प्रथम डिवीजन का गठन, प्रथम डिवीजन का गठन किया था कैप्टन मोहन सिंह ने। जबकि ध्यान देंगे सेना के संगठनकर्ता, सैन्य संगठनकर्ता रास बिहारी बोस थे। सैन्य संगठनकर्ता रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस थे। ये भी ध्यान देंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने सैन्य नेतृत्व किया था। सैन्य नेतृत्व किसने किया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सैन्य नेतृत्व किया था। तो 3 बात, प्रथम डिवीजन की खोज गठन कैप्टन मोहन सिंह, सैन्य संगठनकर्ता रास बिहारी बोस, सैन्य नेतृत्वकर्ता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन, तो इसमें क्वेश्चन पूछा था ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें गांधी जी ने 11 सूत्री मांग ब्रिटिश सरकार के सामने रखी थी। नहीं मानने पर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह के रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का, ऑप्शन नंबर डी में। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का यह कथन है, जो 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में और होम रूल लीग आंदोलन के समय यह कथन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एग्जाम तो अपने समय पर आएगा भी और जाएगा भी, आप पीछे न रह जाए, इसके लिए आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा। एग्जाम आएगा, उसको क्रैक करना है, यह उद्देश्य के साथ रिवीजन लगातार करते रहिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।